अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इसके हॉस्टल में शराब पार्टी होने की खबर जैसे जैसे फैलती गई, मौजूदा और पुराने छात्र ओल्ड बॉयज हॉस्टल पहुंचने लगे। हंगामे और ड्रामे के बीच खबर आई कि अलीगढ़ बार एसोसिएशन का चुनाव होना है और उसी के मद्देनजर ओल्ड बॉयज हॉल में ये शराब की पार्टी रखी गई थी। जश्न और शराब का जाम, एमयू फिर हुआ बदनाम। हॉस्टल में हुई शराब की पार्टी, कैंपस में हंगामा, जमकर ड्रामा। ओल्ड बॉयज का कॉकटेल, एमयू कैंपस की नशीली टैप। एमयू कैंपस के भीतर मेज पर रखी शराब की बोतल और साथ रखे कई तैयार जाम खुद ही यहां की सारी कहानी बयां कर देते हैं। बहुत ही तेजी से वायरल हो रही ये तस्वीरें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज हॉस्टल की हैं। मेज पर तैयार रखे शराब के करीब 30 पैक और बगल में रखा हुआ खाने का सामान साफ कर देता है कि यहाँ की पार्टी में कितने लोग हैं। ये शराब पार्टी एमयू के ओल्ड बॉयज हॉल में चल रही थी, जिसमें एमयू के ओल्ड बॉयज के साथ छात्र भी नजर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के छात्रों को जब शराब पार्टी के बारे में पता चला तो वे ओल्ड बॉयज पहुंच गए। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ, लोग भागते नजर आए। देखिए, ये वीडियो मैंने भी देखी, जो वीडियो वायरल हो रही है, और बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि आज एमयू कैंपस के अंदर ओल्ड बॉय लॉज के अंदर जो एक पार्टी हो रही थी, उसके अंदर शराब पार्टी चल रही थी और कुछ लड़कों ने, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने पहुंच करके वहाँ उसको रुकवाया, उसको हंगामा किया। बड़े अफसोस और इससे ज़्यादा शर्म का मुकाम हो नहीं सकता कि कैंपस के अंदर ओल्ड बॉयज़ के अंदर, ओल्ड बॉय लॉज के अंदर जो शराब पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई, ये हम सब लोगों के लिए बड़े शर्म का मुकाम है। जैसे जैसे एमयू कैंपस में शराब पार्टी होने की खबर फैलती गई, मौजूदा और पुराने छात्र ओल्ड बॉयज हॉस्टल पहुंचने लगे। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ बार एसोसिएशन का चुनाव होना है, इसी के मद्देनजर ओल्ड बॉयज हॉल में शराब पार्टी रखी गई थी। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो लोग भी थे, शायद कुछ वकील थे, उनको दिया गया। मैं कहना चाहूँगा कि ओल्ड बॉयज़ की जो इंतजामिया है, कि क्या उन्हें इस बात का पता नहीं चला कि वहाँ पर शराब पार्टी चल रही है? क्या शराब ऐसे होती है कि उसको पता ना चले? और ऐसे लोगों को ओल्ड बॉय लॉज दिया क्यों गया, जबकि ये पता है कि वहाँ पे इस गंदे लोगों को, इस टाइप के लोगों को ओल्ड बॉय लॉज दिया क्यों जाता? और मॉरली जो है, बड़े शर्म की, अफसोस की बात है कि जो हुआ। अब मैं समझता हूँ कि वहाँ का जो मौजूदा इंतजामिया है, उसको ज़रूर पता चल गया होगा कि ये पार्टी चल रही है। वहाँ के लोगों को, जो ऑफिस के लोग हैं, उनको उसको रुकवाना चाहिए था। फिर लड़कों ने, आखिर में लड़कों ने पहुंच के रुकवाया उसको। लड़कों ने हंगामा किया, स्टूडेंट ने बर्दाश्त नहीं करा कि इस तरीके से ओल्ड बॉय लॉज के अंदर कोई शराब पार्टी हो। ओल्ड बॉयज हॉल एमयू के प्रॉक्टर ऑफिस से सटा हुआ है। वायरल वीडियो में ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सेक्रेटरी आजम मीर भी दिखाई दे रहे हैं और साथ में अलीगढ़ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी इसमें शामिल दिखाई दिए। यह हॉस्टल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सीधी निगरानी में नहीं आता है, इसकी जिम्मेदारी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन संभालता है। लेकिन एमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के अंदर कॉकटेल पार्टी का आयोजन किया गया। अब एमयू छात्र नेताओं ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि कॉकटेल पार्टी की आखिर परमिशन दी कैसे गई। वहाँ जाने का कोई मैन उद्देश्य तो था नहीं, लेकिन जैसे सूचना मिली कि लड़ाई वड़ाई हुई है, ऐसा कोई मामला, तो इसलिए वहाँ बीच बचा के मोड़ से गए थे। और दारू पार्टी थी। वीडियो आपने देखी है, वायरल हुई है, तो उसमें देख रहे होंगे गिलास सजे हुए हैं। तो जिम्मेदारी बनती है ओल्ड बॉयज एडमिनिस्ट्रेशन की, ओल्ड बॉयज एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दी कैसे, ये सारे लोग उसमें जिम्मेदार हैं और इन्हें जो है जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ओल्ड बॉयज उन लोगों को दिया जाता है जो ओल्ड बॉयज यहाँ पे होते हैं, लेकिन एक किसी अन्य आदमी को ओल्ड बॉयज कैसे दे दिया गया और इन चीज़ों की जो है ध्यान क्यों नहीं रखा गया कि यहाँ पर शराब चल कैसे रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर गलत वजहों से सुर्खियों में है। इस बार वजह कैंपस के अंदर शराब पार्टी है। विश्वविद्यालय शिक्षा के मठ होते हैं। पुराने छात्रों के इस कारनामे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी गंगा। ईडी कस्टडी में मुख्तार अंसारी से जांच एजेंसियां जवाब निकलवाने में जुटी हुई हैं। पहले दिन से डॉन गोलमाल जवाब दे रहा है, लेकिन जांच एजेंसियां वही सवाल घुमा फिरा कर पूछ रही हैं। अब बेचारा डॉन पूछ रहा है कि करें तो क्या करें। ईडी के सवालों की लंबी लिस्ट। डॉन पर आरोपों की फहरिस्त। नौ दिन में सवालों की बौछार। मुख्तार अंसारी का चेहरा बेजार। डॉन को कस्टडी में लेकर बैठी ईडी ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि मुख्तार को यही समझ में नहीं आया कि हां कहने से बचेंगे या ना कहने से। जब अंसारी को कुछ नहीं समझ में आया तो कह दिया कि मुझे क्या पता, मैं तो सालों से जेल में हूं। तो कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी से पूछताछ का आज अंतिम दिन है और ईडी को कल यानी 23 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से पहले उसे कोर्ट में पेश करना होगा। और जो सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि पूछताछ में मुख्तार अंसारी कोई खास सहयोग नहीं कर रहा है। वो ज़्यादातर सवालों पर ये जवाब देता है कि वो पिछले 17-18 सालों से जेल में है, इसलिए उसे इन मामलों में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो कल जब ईडी की टीम मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश करेगी तो इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वो कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने की अर्जी दाखिल नहीं करेगी। 9 दिन में जांच एजेंसी ने सवालों की झड़ी लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक डॉन ने जांच एजेंसी को बरगलाने की पूरी कोशिश की है। कई सवालों का जवाब उसने टाल दिया, कुछ सवालों के गोलमोल जवाब दिए तो कुछ के जवाब में जेल में होना गिना दिया। मुख्तार अंसारी से प्रयागराज के ईडी के इसी दफ्तर में लगातार पूछताछ की जा रही है। आज पूछताछ का 9वां दिन है। आज भी कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। मुख्तार अंसारी से सुबह से ही पूछताछ शुरू हो चुकी है और बहुत संभावना इस बात की जताई जा रही है कि आज मुख्तार अंसारी के परिवार की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन और ससुराल की जो कंपनी है आगाज कंस्ट्रक्शन, उससे जुड़े हुए कुछ कर्मचारियों को भी बयान देने के लिए बुलाया जा सकता है। इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी से इन कर्मचारियों का आमना सामना कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई ऐसे पुराने बिंदु हैं जिन पर ईडी की टीम मुख्तार अंसारी से पहले भी पूछताछ कर चुकी है। 9वें दिन मुख्तार अंसारी से ज्यादातर पुराने बिंदुओं पर ही फिर से पूछताछ हुई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम ने फिर से मुख्तार से देश भर में खरीदी गई उसकी संपत्तियों, लगातार फरार चल रही पत्नी अफसा अंसारी, जेल में बंद बीएसपी सांसद अतुल राय से रिश्तों, विधायक निधि के दुरुपयोग के आरोपों, गाजीपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर उस पर वेयर हाउस बनाए जाने और परिवार व ससुराल की कंपनियों के गठन और वित्तीय लेन देन के बारे में सवाल पूछे। इन बिंदुओं पर भी मुख्तार अंसारी का बयान आज एक बार फिर से लिया जा सकता है। उससे कई नए सवालों के बारे में पड़ताल की जा सकती है और जिन बिंदुओं पर आज दोहराया जाने की उम्मीद है उनमें मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफसा अंसारी के बारे में जानकारी ईडी की टीम मांग सकती है। इसके साथ साथ पूर्वांचल के बाहुबली सांसद और प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतुल राय के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों के बारे में ईडी की टीम एक बार फिर से बयान ले सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी को 10 दिनों के लिए अपनी कस्टडी में लिया था। डॉन की कस्टडी रिमांड 23 दिसंबर को खत्म हो रही है। मुख्तार अंसारी को जुडिशियल कस्टडी में एक बार फिर से वापस बांदा जेल भेज दिया जाएगा। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम मुख्तार अंसारी के साथ साथ उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले आतिफ रजा और सरजील के खिलाफ जल्द ही पहली चार्जशीट दाखिल कर सकती है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। इंस्टेंट कर्मा आपने रियल लाइफ में देखा होगा, लेकिन आज आपको दिखाते हैं रियल लाइफ का फैसला। एक बच्चे को मारने और दूसरे बच्चे को बुरी तरह से घायल करने वाला कातिल, कुदरत ने तुरंत उस पर फैसला सुना दिया। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। घर में था बच्चों का कातिल, दोस्ती से ये हुआ हासिल।
एक की मौत, दूसरे के लिए दुआ। कुदरत ने भी तुरंत फैसला किया। जिस दोस्त को अपनी शादी में बुलाया था, घर में कई दिन रखा, उसी ने फैजान के एक भतीजे की जान ले ली और दूसरे को मारने की कोशिश की, जिसकी हालत गंभीर है। बच्चों के बारे में जानकारी मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया। सर ये मामला तो मुझे पता नहीं है खास क्या था, लेकिन बच्चों को लेके ये गया था। अब बच्चे काफी देर से नहीं मिले तो बच्चों को ढूंढा गया, पता लगा तो वहाँ लोगों ने बताया कि इधर लेके गया है। वहाँ गए हम लोग, वहाँ जाने के बाद देखा तो बच्चे, वहाँ औरतों ने बताया कि एक में से 2 लोग भागे या ये लोग, हाँ बच्चे रोए थे। वहाँ पर जाके देखा तो बच्चे दोनों बेहोशी की हालत में थे। हम तुरंत लेकर सूचना करके चौकी को और हम यहाँ चले आए अस्पताल को। कितने बड़े बड़े बच्चे? ये 4 साल की उम्र के है। क्या हुआ है बच्चे को? गला दबाया हुआ है, गला दबाया हुआ है, चोट भी है, मारपीट की, जहाँ तक है गला तो है दबा हुआ, निशान है गले कौन पर। व्यक्ति है, कौन ले गया था? ये नरेश है। ये तस्वीर 4 साल के मासूम सुभान की है, जिसकी मौत हो चुकी है, जबकि इसका भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इस सनसनीखेज घटना को अंजाम देने वाला बच्चे के चाचा का दोस्त है, जो उसकी शादी में शामिल होने कश्मीर से बरेली आया था। वहाँ से साथ में आया था शादी में, 19 जनवरी को, उस दिसंबर को उसकी शादी थी फहीम की। उसके साथ आया था कश्मीर से। कैसे ले गया था? मतलब कोई पहला जाके ले गया था क्या? मतलब कुछ नहीं, बच्चे उसके साथ ज्यादा रहते थे, चीज खिलाता था तो रहते थे साथ। अब उसको हमने अभी देखा नहीं। अभी इसके बारे में क्या सुना? साहब का ही फोन आया हमारे पास, साहब ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया, वो राममूर्ति हॉस्पिटल में। अभी उससे ज्यादा और आगे बच्चे की डेड बॉडी कहाँ मिली? ये मिली हमें हाईवे से करीब 50 मीटर पीछे ईंट के खेत में, सीरीगंज थाना से। श्रीगंज क्षेत्र। ऊपर वाले को शायद मासूम के साथ हुई दरिंदगी नागवार गुजरी। बच्चों के ठीक होने की दुआ मांग रहे परिवार को जानकारी मिली कि आरोपी भागते समय एक्सीडेंट में मारा गया। दरअसल गांव वालों को देख नरेश रोड की तरफ भागा तो सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया। उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दिनांक 21 दिसंबर 2022 को थाना सीबीगंज से तकरीबन 4 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 4 वर्षीय बच्चे जिसका नाम सुभान है, जिसके पिता का नाम नईम है और ग्राम बढ़िया थाना सीबीगंज का रहने वाला है, इसकी एक व्यक्ति ने गला घोंटकर हत्या कर दी और इसी के ही चचेरे भाई अमान को जान से मारने का प्रयास किया। इसमें पिता नईम की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसका नाम नरेश है। मुख्य अभियुक्त की एक्सीडेंट के दौरान चोट लगने से इसको राममूर्ति अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। हम अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। नरेश और फैजान कश्मीर में साथ काम करते थे, लेकिन साथ रहने के बावजूद फैजान ये नहीं जान पाया कि नरेश किस तरीके का इंसान है। उसे अपने साथ शादी में बरेली ले आया था। घर में रखा इस दौरान नरेश ने 4 साल के 2 बच्चों को मारने की कोशिश की, लेकिन कुदरत ने तुरंत फैसला सुनाया और आरोपी की भी एक्सीडेंट में मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा, बरेली। सीतापुर में धर्मांतरण कराने आए 4 विदेशियों को डिपोर्ट कर दिया गया है। साथ ही इन्हें ब्लैकलिस्ट करने की भी तैयारी है। इस बीच पुलिस जांच में पता चला है कि धर्मांतरण के लिए साउथ कोरिया और ब्राजील से फंडिंग होती थी। धर्मांतरण वाली विदेशी साजिश। साजिश का ब्राजील कनेक्शन। और लोग दासी है जो सेवा करती हैं, उनका नाम मैगी है। साउथ कोरिया से भी हुई फंडिंग। धर्म बदलवाने वाले कितने गुनहगार। सीतापुर में प्रार्थना करवाते इन 4 विदेशी नागरिकों को देखिए। ये चारों ब्राजील के रहने वाले हैं। एक ब्राजीलियन बोलता तो दूसरा विदेशी उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता है और तीसरा शख्स उसको हिंदी में बोलता है। अब आपको बताना चाहिए हम गा क्या रहे हैं, आपको समझ में आएगा हम गा क्या रहे हैं। और ये अब और कठिन होने वाला है, गाना और कठिन होगा।
पुलिस ने धर्मांतरण करवाने के आरोप में 5 लोगों को पकड़ा था। इनमें 4 विदेशी नागरिक शामिल थे। पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि सदरपुर इलाके के शाहबाजपुर में बनाई गई चर्च अवैध है। इस चर्च को विदेशी फंडिंग होती थी। इसके साथ ही पुलिस ने मुख्य आरोपी डेविड अस्थाना के खिलाफ एक और केस दर्ज किया है। जो विदेशी थे, एक बड़ी घटना होते होती गांव में बच गई, क्योंकि 4, 5, 6 गांव के लोग उनको घेर लिए थे वहां गांव में, और आरोप था कि मतांतरण करवा रहे हैं, इसलिए उनको मार डालेंगे। हमारी पुलिस तत्काल पहुंची, उन्हें रेस्क्यू की। वहां से 2 लोग और भी मिले वहां पे, एक डेविड अस्थाना नाम का, एक उसकी पति रोनी अस्थाना थी, उनको तत्काल थाने पे लाया गया। और चूंकि ब्राज़ील एक हमारा मित्र देश है, तो उनके जो नागरिक थे वो प्रॉपर वीज़ा और पासपोर्ट पे थे। हाँ, ये ज़रूर था कि वो अपने वीज़ा कंडीशन का उल्लंघन कर रहे थे। उनको टूरिस्ट वीज़ा दिया गया था, लेकिन वो लोगों ने एक गलत मिसयूज़ किया उसका। उनको तत्काल हम लोगों ने उनके होटल लखनऊ भिजवाया पुलिस सुरक्षा देते हुए, और तुरंत ही हम लोगों ने FRO को चिट्ठी लिखी, जहाँ से उनको डिपोर्टिंग का आदेश हो गया है। 29 को उनका टिकट है, वो अपने देश वापस चले जाएंगे, और उनके जाने के बाद उनको हम ब्लैकलिस्ट भी करवाएंगे भारत सरकार से, जिससे पुनः देश में यहाँ पे वो ना आने पाए। इधर पकड़े गए 4 विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट कर दिया गया है। 4 ब्राजीलियन धर्म परिवर्तन का काम टूरिस्ट वीजा पर कर रहे थे। पुलिस डिपोर्ट करने के साथ इन्हें ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी में है, जिससे ये 4 कभी भी भारत न आ सके। जो हम लोगों ने जानकारी इससे कि इंट्रोगेशन में इसने बताया कि 12 इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, उसमें लगभग आधे से ज़्यादा US के हैं, ब्राज़ील के हैं, और साउथ कोरिया के लोग इसको फंडिंग करते हैं, इसके NGO को, और उसके माध्यम से ये कार्य करता रहता है। ये मैं आपको बता दूं कि पहले इसके पास अभी भी इसका एक NGO है, वो होली ब्राइट फेलोशिप सोसाइटी करके है। पहले पूरी फंडिंग इसको उससे होती रहती थी, लेकिन भारत सरकार ने जब से FCRA में कड़ाई कर दी और ये कह दिया कि बिना ऑडिट और सर्वे की कि वो फंड कहाँ पे जा रहा है, बिना FCRA के लाइसेंस लिए हुए हम किसी को विदेशी फंडिंग नहीं करने देंगे, तो इसने अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज कर लिया। विदेशी फंडिंग का खुलासा होने के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। मामले में दूसरी एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। आरोपियों के खातों के जांच पड़ताल के लिए पुलिस दूसरी एजेंसियों की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पंकज सिंह गौर, ABP गंगा, सीतापुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।